So I'm going to give a brief intro Fab and March planner. ठीक है, रिसेंटली हमने नवंबर 2022 FCPS के पास पेपर्स किए हैं और इसके अलावा दिसंबर MCPS के भी किए हैं। कुछ मिस तो नहीं हो गया उन स्टेशन में? मैं उनको जरा क्विकली देख लूंगी। मुझे लगता है एक दो स्टेशन मिस हुए हैं, लेबर का, एक फोर्सेप का मिस हुआ है और एक सर्वाइकल कैंसर का। तो इसके लिए मैंने एडिशनल एक सेशन क्रिएट किया फॉर टुमारो, ठीक है, ताकि ये सारा वाइंड अप हो जाए जो हमारे पास पेपर की एक्टिविटी थी। और वैसे मैं मैडम की टीम के साथ कांटेक्ट में हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने आपको मॉड्यूल वाइज पास पेपर्स कराएंगे। मैं चाहती हूँ पेपर वाइज स्टेशन भी आपको मिल जाए, ताकि वो एक कैंडिडेट की तसल्ली होती है ना कि पेपर वाइज भी चेक्स पूरे हो गए। तो वो भी आप लोगों को, जो भी हम लोगों के साथ भी बेस्ट कोर्स में थे इन जनवरी और इन दिसंबर, उनको भी अवेलेबल होंगे। जो नए ज्वाइन करेंगे उनको भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हमने फैब और मार्च में क्या करना है। एग्जाम लाइकली जो FCPS का होगा, अभी 7 फैब को इनका थ्योरी है, तो लाइकली जो CPSP की हिस्ट्री है आपका एग्जाम मार्च के एंड पे जाएगा। ये तो बहुत नैरो करके बता रही हूँ, वरना डेफिनेटली अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में आप तैयार रहेंगे। रमजान की वजह से मे भी शायद और प्रोलॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो 90% तो चांसेस हैं कि अप्रैल या इवन अप्रैल के बाद होगा। बट हमने जो तैयारी करनी है ना, वो मार्च तक कंप्लीट कर लेनी है। मतलब FCPS कैंडिडेट शुड बी रेडी फॉर देयर एग्जाम एनी टाइम आफ्टर मार्च, ठीक है। और 14 मार्च को आई थिंक MCPS का एग्जाम है। तो बाय एनी मीन आप लोगों का एग्जाम मार्च में नहीं होने वाला, अप्रैल में भी नहीं होने वाला। तो आप लोग मई में जाओगे, ठीक है। तो काफी टाइम है मार्च तक, फिर भी 60 डेज है, बहुत टाइम है। तो ऑब्वियसली दिस सेशन इज फॉर रिपीटर्स, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं वो तो डेफिनेटली दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर देयर थ्योरी। तो उनके बाद उनके रिफ्रेशर कोर्सेज होंगे। बट अभी आप लोगों के लिए हमने डेडिकेटेड 60 डेज की एक्टिविटी प्लान की है फैब और मार्च में फॉर न्यू स्टूडेंट्स। जिन्होंने जनवरी से स्टार्ट किया हुआ 3 मंथ्स का प्लान लिया हुआ है, दे विल कंटिन्यू विद दिस विदाउट एनी एडिशनल फी। चलें, तो व्हाट वी हैव टू डू इन फैब एंड मार्च। सबसे पहले तो बात ये है कि जो सेशन मेरा एंड हुआ है दी बेस्ट का, उनकी भी 60 डेज की एक्टिविटी थी। उनके साथ भी मॉड्यूल वाइज एक पूरा ड्रिल चला और उनको भी पास पेपर्स करवाए। तो उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं करना, ठीक है। अभी मार्च और अप्रैल तक बहुत टाइम है। दिस इज नॉट लाइक दैट कि मैडम ने तो कोर्स कंप्लीट करा दिया, पास पेपर स्टेशन कंप्लीट हो गए हैं तो बस ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है। ये एग्जाम आपकी प्रैक्टिस बेस्ड है, वरना थ्योरी तो पास की है, कॉलेज को पता है कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं, थियोरेटिकली साउंड है, बट प्रैक्टिकली साउंड हो या नहीं, तो इसका फिर आपका असेसमेंट होगी ऑब्वियसली आपके क्लिनिकल में। तो तभी होगी ना जब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे प्रैक्टिस को। तो यू हैव 2 चॉइसेस। सबसे अच्छी चॉइस तो ये है कि भाई अपने स्टडी पार्टनर्स लें। जो भी आपके साथ सेशंस हुए हैं उनकी बेस पे, जो भी आपकी अप्रोच, हमने एक स्टैंडर्ड अप्रोच आपने डेवलप की है टू टेक हिस्ट्री, टू मेक डिडीज, टू एग्जामिनेशन, आर प्लान द मैनेजमेंट, उसको कंटिन्यू रखें एंड ऐड मोर वैरायटी। हमेशा आप अभी देखेंगे पर इनफर्टिलिटी हमेशा एक जैसा नहीं होता। इसमें कोई 1000, मैं ये कहूँ थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियोज बन सकते हैं। तो वी डोंट नो एग्जाम में क्या आएगा, तो मैक्सिमम चीजें ऐड करें और keep doing practice. Do not stop your practice. If you want to join, you can even join us in coming 2 months plan। और इससे मजीद आपकी जो स्पीकिंग एबिलिटीज हैं वो जो है निखरेगी। और खुद से पढ़ने से तो बेहतर है हमेशा ग्रुप में पढ़े। ग्रुप नहीं है तो फिर डू ज्वाइन एनी ग्रुप। दिस इज नेवर अ वेस्ट ऑफ मनी। हमेशा ग्रुप में मोमेंटम रहता है, एक्टिविटीज रहती हैं, आप जो है अपने ट्रैक पे रहते हो। वरना तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो है ना मोटिवेशन चाहिए अकेले पढ़ने के लिए। और मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि क्लिनिकल्स के लिए कभी भी आप अकेले पढ़ें, चाहे आप जितने मर्जी बहादुर हैं और जितना मर्जी आपको आता है, ठीक है। दिस इज योर एग्जिट एग्जाम। कोशिश करें ये एग्जिट ही हो। यू डू नॉट हैव टू रिपीट इट, यू मस्ट हैव टू एग्जिट दिस एग्जाम इन दिस कमिंग अटेम्प्ट। सिलेबस तो आप सबको पता है, आई नो यू ऑल आर रिपीटर्स, ठीक है। तो क्विकली इसको हम चलते हैं। बट अगेन मैं बता दूं कि जो मॉड्यूल्स आपने बिल्कुल मिस नहीं करने,
फॉर स्किल पर्पस, वो आपका लेबर है। और कॉन्ट्रासेप्शन, इसकी स्किल्स आप नहीं करनी है, हम आपको मैक्सिमम, आप जैसे डॉक्टर अरूज नवीद कराती हैं, ऑन कर लेती हैं वीडियो, सिखा देती हैं भाई ये प्रॉपर्टी है, ये मायरी है, इसको ऐसे रखो वैसे रखो, बट रखनी आप नहीं है, फोर्सेप भी आप ही नहीं उठाने। तो स्किल्स में आपको आपको मैं ये कहूंगी कि 80% आपका पार्ट है, 20% हमारा पार्ट है। हम ये बता सकते हैं कि ये स्किल्स आई थी, ये स्टैंडर्ड तरीका है स्किल्स को प्रैक्टिस करने का। ये स्किल के बाद पोस्ट स्किल आपसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं, बट करने आप नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपार्ट फ्रॉम लेबर एंड कॉन्ट्रासेप्शन, जो जिसमें मैक्सिमम आप फंसते हो ना, वो मेडिकल डिसऑर्डर है इन ओब्स, और जर्नल गायनी, ऑन्कोलॉजी और यूरोगायनी, ये 3 मॉड्यूल्स हैं फॉर गायनी। तो उनको एज ए मैं 4 मॉड्यूल कहूंगी। तो इन 4 मॉड्यूल्स में से आते हैं आपके क्लिनिकल शॉर्ट केसेस, जिसमें आप फंस जाते हो। और लाइकली क्लिनिकल शॉर्ट केसेस जिसको हम कहते हैं लॉन्ग केसेस की छोटी फॉर्म, वो भी वैसे ही रहेंगे कि इसको पास करना जरूरी है, ठीक है। कोई कोई भी स्टेशन 14 स्टेशन में से मिस होता है तो हो जाए, बट ये क्लिनिकल शॉर्ट केसेस मिस नहीं होने चाहिए। 99% ये आते मेडिकल डिसऑर्डर से हैं, एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक है। मैं फीटल मेडिसिन से लगा लें तो आईयूडी या आईयूजीआर, और वरना फिर यूरो ऑनको एंड जनरल गाइनी, ठीक है। तो स्किल्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन, डू नॉट स्किप एनी टॉपिक, एंड लेबर, डू नॉट स्किप एनी मैनूवर, राइट। एंड फॉर योर क्लिनिकल असेसमेंट ये 4 मॉड्यूल्स हैं, लाइट नहीं लेना, ठीक है। चलें आगे। ये मैंने कहा तो था, तुम सबको हमेशा कहती हूँ भाई अपनी बुक्स बनाएं। आप मुझसे हमेशा, अभी भी इनबॉक्स इतने आए हुए हैं कौन सी बुक खरीदें, टोक्स की हाल तो मेरी अपनी भी बुक है, बट आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। हर बुक में गलतियां होती हैं, हाउ यू कैन अफोर्ड इट, प्रिंटिंग एरर्स हैं, और जो जितना बेस्ट हम लाइव सेशंस में आपको बता सकते हैं, कोई भी बुक वैसे नहीं बता सकती, लिख भी नहीं सकते वैसे, ठीक है। एक बात बताने के लिए 2-3 शब्द चाहिए, बट लिखने के लिए तो बस कैसे लिखें, इम्फेसाइज ही नहीं कर सकते। तो बुक्स से बेहतर, जरूरी बुक्स इतनी आपने थ्योरी में पढ़ ली है काफी है, अब आपने अपनी बुक खुद लिखनी है हमारे साथ, एक ओब्स की और एक गायनी की, ठीक है। और वीकली प्लानर एक्टिविटीज अभी आपकी पोस्ट में लगी हैं, इनफर्टिलिटी की मैंने आपको पोस्ट कर दी है, उसको फॉलो करें। अब उसमें ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं, इनकी डिफरेंशियल्स, इन पे जो क्वेश्चंस पूछने हैं उनको उर्दू में रट्टा मारें, क्योंकि क्लिनिकल केसेस में मरीज बैठा होता है, उससे तो इंग्लिश नहीं बोल सकते, और इतना टाइम भी नहीं होता 3 मिनट में हिस्ट्री लेनी है, तो कैसे लेंगे। जब आपकी ग्रिप होगी, आपके उर्दू के सेंटेंसेस तो लिखे हुए होंगे और पता भी होगा कि क्यों हमने ये लेनी है, ठीक है। तो ओब्स और गायनी में ये चीफ कंप्लेंट मैंने लिख दी है, स्क्रीनशॉट लें इनके। और जैसे एलजीए है, इट कुड बी मिस्टेकन डेट्स, पोली, ट्विन, फाइब्राइड, ओवेरियन मैच के साथ प्रेगनेंसी, कुड बी एनीथिंग। दिस इज प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज लाइक ओपन, आपके लिए एक समंदर है, उसको खोजने में बंद करके उसमें से एक डीडी निकालना आपकी जिम्मेदारी है। 3 मिनट में काम करने के लिए वो जो आपको एफर्ट चाहिए ना, वो आपको 3 मंथ्स की चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो एसजीए मूवमेंट्स कम क्यों है, इसकी सारे डिफरेंशियल्स, क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, ऐसे एसओबी के, पेन अब्डामन के, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी, हेडेक इन प्रेगनेंसी, if patient says anomalous fetus scan, इसके disease, and same for bad obesity and recurrent pregnancy losses। इनके जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं जिससे आप एक्सक्लूड कर सकें, एक अच्छी सी डीडी निकाल सकें, आपने इसमें आपको इसमें बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट स्किप ऑन एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। जा ही नहीं सकते, हिस्ट्री काम की नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। तो लिंक्ड स्टेशन भी बेकार है, और अगले वाले 12 मिनट्स भी बेकार हैं अगर ये 3 मिनट अच्छे नहीं है। ये जो 3 मिनट्स हैं, दे विल डिसाइड योर क्लिनिकल केस, कैसे जाएंगे आप। गायनी में यूबी, इनफर्टिलिटी, मैसिव abdomen, मैसेट वजाइना लाइक प्रोलैप्स, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, अगेन डिस्चार्ज, अगेन पेन, ठीक है। और अपनी अपनी किताबें बना लें गायनी की किताब लिख दो, अपनी होप्स की अपनी लिख दो, ठीक है। चलो ओके, हिस्ट्री फॉर्मेट आप लोग कह रहे थे, अब आपको अंदाजा नहीं है कैसा है, मैं दोबारा बता देती हूँ, हमेशा बताती हूँ। बायोडाटा को अब क्लिनिकल केसेस में थोड़ा शॉर्ट रखना है, अभी आसान हो रही है, मैं थोड़ा देख लेती हूँ। तो बायोडाटा में गप्पे नहीं मारनी, ये ना करें 2 मिनट बायोडाटा में निकाल दे, पूरे 12 मिनट है, 12 मिनट ही है ना, लिंक्ड स्टेशन में आपके पास 12 मिनट है, जिसमें से 2 मिनट तो कमांड देखने में चले गए, अपने आप को सेट करने में चले गए, कुर्सी ढूंढने में चले गए, पेन निकालने में चले गए, ठीक है।
10 मिनट्स हैं, इसमें 3 मिनट में पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। अगर उसमें एडिशनल कोई कमांड नहीं है, सिर्फ हिस्ट्री ही लेनी है, एग्जामिनेशन की कमांड नहीं है, तो फिर आपकी जिंदगी आसान है, फिर तो 10 के 10 मिनट ही हिस्ट्री के लिए है, ठीक है। और फिर वो जो 10 मिनट दे रहे हैं हिस्ट्री के लिए, फिर वो कचरा हिस्ट्री नहीं सुनने वाले, फिर आपकी हिस्ट्री प्रॉपर होगी 3 स्टेप में। और अगर एग्जामिनेशन ऐड कर दिया तो फिर 5 मिनट एग्जामिनेशन में गए और 5 मिनट चले गए आपके हिस्ट्री लेने में। और मैं ये कहूंगी कि अगर ये गायनी का क्लिनिकल केस है ना, तो इसमें 4 मिनट की हिस्ट्री है, 6 मिनट का एग्जामिनेशन है, क्योंकि उसकी तो ट्राउजर उतरवाने में टाइम लग जाएगा ना, ठीक है। अगर वो कहते कमांड होती है ऐसे बाय मैनुअल की, लास्ट टाइम नहीं थी, बट ये चेंज कर रहे हैं अपना फॉर्मेट, अगर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन ऐड हो जाता है तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। और इस दफा नहीं आया था, इस दफा सिर्फ जीपी करके पीए करना था मैथ एब्डोमेन के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। जैसे हाइपरटेंशन है तो बीपी चेक हो गया, एनीमिया तो एनीमिया कैसे चेक करनी है। इस दफा तो काफी हेफाजत रहा है, क्योंकि दैट वाज न्यू, बट इन यूर एग्जाम इट वाज नॉट न्यू, ठीक है। तो द कमांड विल बी क्लियर। तो अगर ऐसा होता है कि कमांड ऐसी है कि एग्जामिनेशन करना है गायनी के पेशेंट का, तो 6 मिनट तो आराम से लग जाते हैं गायनी के पेशेंट में। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपने खुद करनी है, ठीक है। सरप्राइज शॉक ना मिले उधर आपको जाके। अगर आपको 10 मिनट मिलते हैं पेशेंट से इंटरेक्ट करने के, आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, आइडियली इट शुड बी हाफ हाफ, ठीक है। आधे आधे टाइम में हिस्ट्री लेनी है, आधे टाइम में एग्जामिन करना है। चलिए आगे फिर आपसे जो है बातचीत होगी लैंग स्टेशन में, कि आपके जो पेशेंट की हिस्ट्री ली है उससे क्या डेडी बनती है और आपने इसको कैसे मैनेज करना है। वो आपकी ड्रिल्स चलती रहेंगी हमारे साथ क्लिनिकल केसेस की, मैं बताती भी रहूंगी। तो इफ यू हैव अ गुड टाइम, 5-6 मिनट आपको दिए गए हैं हिस्ट्री लेने के लिए, फिर इट इज अ लिंक्ड स्टेशन, तो 3 स्टेप में हिस्ट्री लें। पहले स्टेप में चीफ कंप्लेंट से ही स्टार्ट करें, पेन है, मैस है, जो भी है, इनफर्टिलिटी है। तो इस तरीके से चीफ कंप्लेंट को आपने अप्रोच करना है कि आपकी साइड बाय साइड जो काजिज हैं या डिफरेंशियल्स हैं वो एक्सक्लूड हो। और व्हेन यू आर क्लोजिंग द स्टेप 1, एक या दो पे पहुंच जाओ। अगर आज मैं इनफर्टिलिटी हमारी थीम है, तो इनफर्टिलिटी के हवाले से बताऊं कि इनफर्टिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। दिस इज जस्ट लाइक एन सरप्राइज्ड बॉक्स फॉर यू। कमांड तो ये है ना, पेशेंट की हिस्ट्री लो, आपने पूछा किस लिए आई यू गई, आई डोंट हैव किड्स, आई वांट किड्स। अब आगे तो समंदर है ना, कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, अनएक्सप्लेन्ड है, मेल फैक्टर है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर आपने इस चीफ कंप्लेंट को इस तरह से लेना है कि आपको पता चल जाए ये मेल फैक्टर है। व्हेन यू एंडिंग द स्टेप 1, आपको पता चल जाए कि ये ट्यूबल फैक्टर है, आपको पता चल जाए भाई ओवुलेटरी फैक्टर है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी सेपरेटिलिटी कोई डीडी नहीं है। वो जब वो कह रही है मैं पैरा 1 हूँ, तो एवरीवन नोस दिस इज सेकेंडरी सेपरेटिलिटी। जब वो कह रही है नो किड्स, दिस इज प्राइमरी सेपरेटिलिटी। फर्दर तो आगे नहीं पता ना क्यों है, मेल है फैक्टर या फीमेल फैक्टर है। तो अगर इफ इट इज अ फीमेल फैक्टर, तो ये ओवुलेटरी हो सकता है, ट्यूबल हो सकता है, ठीक है, ओवेरियन हो सकता है, और इट कुड बी unexplained, and same for male, it could be pre-testicular, testicular, post-testicular, unexplained। तो ये जो आपके पास अब अगले, मैं अब आपको टिपिकल क्लिनिकल शॉर्ट केस की बात कर रही हूँ जिसमें 5-6 मिनट मिल गए हैं लकीली। तो अगले 5-6 मिनट कैसे गुजारने हैं, तो क्वालिटी क्वेश्चन पूछने हैं कि मसला किधर है, एक्ट में है, हस्बैंड में है, फीमेल में है, और फीमेल में है तो फिर किधर है, ठीक है। गप्पे नहीं लगानी फिर। ओके, पहले तो रोल प्लेयर थे, रोल प्लेयर को तो समझ आ जाती थी क्या बताना है। अब अगेन पेशेंट आ गया, अगर पेशेंट आ गया उसको कोई समझ नहीं आती, यू कैन ऐड लीडिंग क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज इफ यू हैव टू कंप्लीट हिस्ट्री इन 5 to 6 minutes, अब हम लीडिंग क्वेश्चन आर कमिंग बैक। अर्लियर वी वर निगेटिंग, डू नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चन, पेशेंट को बोलने दे। वो पेशेंट थोड़ी था, वो रोल प्लेयर था। हमारे पेशेंट्स का आईक्यू इशूज और जो आपने भुगते हैं पिछले एग्जाम में देखा ही है ना, वही 60-70 ईयर की अम्मा आती है जिसने फॉर्मल एजुकेशन के नाम पे जस्ट होली बुक पढ़ी है, तो उसके साथ भी लीडिंग क्वेश्चन करने हैं, बट अपना काम खत्म करना है, ठीक है। चलें स्टेप 2 पे आ जाए, रिस्पेक्टेड। स्टेप 2 में रिस्पेक्टेड ना करें, जस्ट कीप इट फॉर फॉर्मल हिस्ट्री, जस्ट ओब्स की हिस्ट्री, गायनी, मेडिकल, सर्जिकल, ड्रग्स अब्यूज, सोशल हिस्ट्री, ठीक है। अगर रोल प्लेयर था तो तब तो हम ऐड करते थे बीएमआई ब्लड ग्रुप। अब क्लिनिकल शॉर्ट केस में पेशेंट को कुछ नहीं पता, उसको ना अपना ब्लड ग्रुप पता ना बीएमआई पता, तो इसको बायोडाटा में ही पूछ लें अगर पूछना है। जैसे कि हाइड ओब्स का केस है तो जरूर पूछना है ब्लड ग्रुप का, आपको पता है अच्छी तरह। बीएमआई वाली तो आपको खुद ही नजर आ जाएगी, एग्जामिनेशन करना ही है, खुद ही निकालना है आपने, उसको नहीं पता।
अच्छा, तो स्टेप 3 में आपने क्या करना है, पहले स्टेप पे डीडी एक्सक्लूड किए, पता चल गया मेल फैक्टर है, पता चल गया ट्यूबल फैक्टर है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप पे फॉर्मल हिस्ट्री क्विकली ओब्स गायनी की लें, और ये एक मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको चाहे तो एग्जामिनेशन के साथ अगेन ऐड कर लें, स्किप कर दें, स्टेप 3 पे जाएं, और जब व्हेन यू आर एग्जामिन द पेशेंट जल्दी से पूछ लें कि आपकी ओब्स गायनी मतलब एलएमपी कब था, कोई पैप स्मेयर करवाया नहीं करवाया, कॉन्ट्रासेप्शन यूज की नहीं की, कितने बच्चे हैं, छोटा कितना बड़ा, बड़ा कितना बड़ा, दूध पिलाया नहीं पिलाया, वैक्सीनेशन ओके, कोई दवाई तो इस्तेमाल नहीं करती, करती क्या है आप, घर में ठीक है, हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल है, बस दैट्स ऑल। ये पूछने में 30 सेकंड भी लगने, जब द मोमेंट यू आर हेल्पिंग हर टू अनकवर हर टू फॉर बायोमैन फॉर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये उसी वक्त भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टेप 2 पे इतना हवा नहीं खड़ा करना, क्योंकि मेन सिचुएशन, मेन जो आपका मकसद है वो स्टेप 1 और स्टेप 3 है। तो स्टेप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, वेदर रीडिंग अगर पेशेंट अच्छी है तो चाहे ओपन रखें, बट इस तरह से इसको डिजाइन करें कि डीडी निकले, ठीक है। और जो स्टेप 3 है ये जरूर पूछें, वरना मैनेजमेंट पे क्या मुंह दिखाओगे, आपने माइनर डिस्कस नहीं किया, आपने टेक्निक का नहीं पूछा, आपने अडॉप्शन या आईवीएफ में डिस्कस नहीं की, तो फिर क्या मुंह दिखाओगे, फिर तो नहीं दिखा सकते। तो आस्क हर, उसकी एक्सपेक्टेशन विशेष कंसर्न जरूर पूछने हैं, ठीक है। तो अगर आपके मैं हिस्ट्री में भी क्लिनिकल शॉर्ट केस की बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर डिस्कशन की बात नहीं कर रही, वो तो बहुत इजी होता है, एग्जामिनर ही बता रहा होता है, हमको जो मुसीबत पड़ेगी वो क्लिनिकल शॉर्ट केस में पड़ेगी, मैं उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सूची 1 का नहीं है, ये आज कौन कल था सेशन, दिस इज पार्ट 2। तो अच्छा, तो एक्चुअली लिंक मुझे लगता है वही है ओके। तो अगर आपको क्लिनिकल शॉर्ट केस में 6 मिनट मिले हैं ना हिस्ट्री लेने के, तो 3 मिनट आप तसल्ली से स्टेप 1 में दे दें, क्योंकि जब तक डीडी नहीं निकलेगी तो आगे तो जा ही नहीं सकते, ठीक है। और बाकी एक एक मिनट आप पेशेंट की विशेष को और 1 मिनट फॉर्मल हिस्ट्री को दे दें, ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम अपने आप को पहचानोगे कि तुम्हें कहाँ मसला होता है। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस को मसला स्टेप 1 पे ही होता है, ढंग से चीफ कंप्लेंट और डीडीज इंक्लूड नहीं होती, वरना स्टेप 2 3 तो मसला नहीं है, इसमें तो कोई मसला नहीं। एवरीवन नोज ओब्स गायनी मेडिकल सर्जिकल ड्रग्स की हिस्ट्री पूछनी, मतलब दिस इज सेम फॉर एवरीवन, पेशेंट की कंसर्न्स एक्सपेक्टेशन सबसे ही पूछनी, दिस इज सेम फॉर एवरीवन। तो जब ये सबके साथ ही एक जैसा है तो इस पे क्या टाइम लगाना, है ना। इसको तो 2 दफा प्रैक्टिस कर लोगे तो इट विल वर्क फॉर ऑल क्लिनिकल शॉर्ट केसेस। जो प्रॉब्लम है ना ये स्टेप 1 पे है, इधर है, चीफ कंप्लेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए, और डीडीज के लिए क्वालिटी क्वेश्चन पहले से ही प्रैक्टिस होने चाहिए, ठीक है। तो फिर नाइसली हिस्ट्री 4-5 मिनट में आराम से हो जाएगी, 4-5 मिनट में एग्जामिनेशन आराम से हो जाएगा। एडिशनल कमांड भी है ना समराइज करने की, वो भी हो जाएगी, ठीक है। चलो, बाकी इन्वेस्टिगेशन को भी डिवाइड कर, स्पेसिफिक और जनरल में, जनरल को गोली मारे, ठीक है। एग्जामिनर कहे तो बता दें, उसे पूछ लें यू वुड लाइक टू आस्क डिटेल्स अबाउट जनरल इन्वेस्टिगेशन और नॉट, अदरवाइज स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन मेरी ये है, ये मेरा, ठीक है। एग्जामिनर आस्क यू व्हाई देन ऐड व्हाई, अदरवाइज डू नॉट ओपन व्हाई यू आर आस्किंग दिस इन्वेस्टिगेशन। जब आपको कहा जाए तो बोलना है, जब उसने नहीं बोला क्यों मांगी है सीबीसी, तो मत बताएं क्यों मांगी है, ठीक है। ये आपके सिगरेट है सक्सेस की, लेट द क्वेश्चन टू बी रेज्ड बाय एग्जामिनर, डू नॉट वॉलंटियर इट। उसके बाद आ जाए हमारे आज के मुद्दे पे, वो मुद्दा है फैब और फैब का प्लानर। पहले फैब का प्लानर डिस्कस करती हूँ, फिर मार्च का। फैब की थीम ये है कि तुम लोग हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन में परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। परफेक्ट तभी हो गए ऑब्वियसली, हर रोज हर सेशन 4-5 घंटे का होता है, नहीं 3-4 घंटे, तो 2-3 घंटे का होता है, ठीक है। 2 to 3 आवर्स का होता है, यूजुअली 3 आवर्स तक ही जाता है, 2 में कंप्लीट कभी हुआ नहीं है, तुम्हारा इतना ही होता है कि 2 घंटे में कवर हो। कोई बार अगर हफ्ते में 3 आवर्स का सेशन है तो हम 4 लोगों को इनवाइट करते हैं कि सेशन में से आए, पार्टिसिपेट करें, झिझक दूर हो उनकी, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना है, और लेकिन फोकस ऑन योर हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशन। इफ यू आर गुड इन हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशन पार्ट, देन वी इन मार्च आवर थीम विल बी द मैनेजमेंट एंड डिफरेंशियल्स, ठीक है। तो अभी आज इनफर्टिलिटी डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस मेडिकल डिसऑर्डर्स, एट 9th वी विल डिस्कस अगेन मेडिकल डिसऑर्डर्स, क्योंकि क्लिनिकल शॉर्ट केसेस आते ही 80% मेडिकल डिसऑर्डर से हैं या फिटल मेडिसिन से, है ना। आईजीआर, आईयूडी, एनोमलीज, बाकी लेबर स्किल्स में आएगा, लेकिन ड्रिल्स कराएंगे। ऑन्कोलॉजी अगेन क्लिनिकल केसेस में आएगा।
कराएंगे आप कोई भी यूरोगाइनी थी। यूरोगाइनी कैन बी पार्ट ऑफ स्किल्स लाइक पॉप क्यूब परफॉर्म करवाया जा सकता है, यूरोगाइनी के ग्राफ वगैरह। चलें, तो ये टोटल फैब के डिटेल्स हैं। होइवर डेट वाइज भी इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि 3 चीजें होंगी, या तो स्किल्स होंगी, या क्लिनिकल शॉर्ट केसेस होंगी, या स्ट्रक्चर डिस्कशन होगी। यही हमने लास्ट एग्जाम का पैटर्न देखा है ना। तो लेट्स सपोज आज हमारा क्या थीम है, मैं आपको अभी बताऊंगी, रिकैप दूंगी स्टेप वाइज अप्रोच का। इसके बाद प्राइमरी सबडिलिटी डॉक्टर महविश लेंगी, लेकिन शी हैज डिजाइंड 3 स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन केसेस ऑन थायराइड, प्रोलैक्टिन एंड पीसीओ, राइट। और जो क्लिनिकल शॉर्ट केस होगा लिंक स्टेशन के साथ, इसको हम 30 मिनट्स देंगे। 12 मिनट्स वैसे होते हैं आपके एग्जाम में, 24 मिनट्स का होता है लिंक स्टेशन या क्लिनिकल शॉर्ट केसेस बोले इसको। इसमें एक रियल पेशेंट होता है और आपने हिस्ट्री लेनी, एग्जामिन करना है, और नेक्स्ट स्टेशन में पेशेंट एग्जामिनर के साथ समरी और डीडीज और मैनेजमेंट की बातें होती हैं। तो आज भी डॉक्टर तैयबा टीबी और एंडोमेट्रियोसिस पे आपके क्लिनिकल शॉर्ट केस लेंगी। फिर 6 को आईटीपी बाय डॉक्टर हुमा जावेद एंड एपिलेप्सी बाय डॉक्टर हिना, और क्लिनिकल शॉर्ट केस एट एपीएलएस बाय डॉक्टर अरूज नवीद। ठीक है। 9th को अगेन एनीमिया एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के स्ट्रक्चर डिस्कशन केसेस होंगे, और फिर डायबिटीज एज ए क्लिनिकल शॉर्ट केस। 13th को आईओजी हाइड्रोकेफलस फीटल मेडिसिन थीम है ना, इसलिए इस पर स्ट्रक्चर डिस्कशन हो जाएगी, तो आईओजीआर पे आपका क्लिनिकल शॉर्ट केस आ जाएगा। 16 को हम सब मिलके आपके साथ ड्रिल्स करा लेंगे सारी लेबर की। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेड डिलीवरी है, प्रॉम के केसेस हैं, प्रीटर्म लेबर के केसेस हैं, मतलब जो भी वेरियस जो ड्रिल्स बनती हैं वो हम कर लेंगे इसमें। सर्कलाज की ड्रिल्स आ सकती हैं, कैसे लगाना है, सर्जरीज के पॉइंट्स वगैरह, जितने भी ऑनलाइन पॉसिबल है। लिमिटेशंस तो होती हैं ड्रिल्स में ऑनलाइन करवाने में, बट वी विल शो यू हेयर एंड यू विल डू इट एट योर प्लेस। ठीक है। बट आई विल टेल कि यू कैन प्रिपेयर योर मॉडल्स बाय योरसेल्फ। जैसे ओसिस का बनाया जा सकता है, आप मॉडल बना सकते हैं। ठीक है। एपी सेट खरीद के रखिएगा अपने। 20th को सी ओवरी ट्रायल्स बाय डॉक्टर तैयबा एंड सी ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी। सी ब्रेस्ट हमारे डोमेन नहीं है, सी ब्रेस्ट इन प्रेगनेंसी इज आवर डोमेन। ठीक है। एंड इट्स ट्रायल बाय डॉक्टर महविश सफदर, अगेन सी एंडोमेट्रियम एंड इट्स ट्रायल बाय डॉक्टर अरूज अकरम। 23rd को अगेन यूबिक स्टैंडर्ड अप्रोच मैं करवाऊंगी आपको, और इनफर्टिलिटी एज फाइब्राइड एचएमपी इनफर्टिलिटी दोनों हवाले से डॉक्टर महविश आपको कवर करा देंगी। यूरोगाइनी में गेन प्रोलैप्स और इनकॉन्टिनेंस की सर्जरीज मुश्किल होती हैं, इसलिए मैं खुद ही करवाना चाहती हूँ आपको। सेम फॉर यूरोडायनामिक ग्राफ, ये भी मैं खुद ही करवाऊंगी। एंड 28 फैब को आपके जो होगा इनकॉन्टिनेंस पे स्ट्रक्चर डिस्कशन होगी बाय डॉक्टर तैयबा, एंड यूवी प्रोलैप्स पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल शॉर्ट केस होगा बाय डॉक्टर अरूज अकरम। तो इस तरह करके पूरी ड्रिल हो जाएगी हमारी फैब की। एक दफा हमारा पूरा सिलेबस अगेन गो थ्रू हो जाएगा। जिन लोगों ने हमें दिसंबर से ज्वाइन किया है, तो इनके लिए 3rd टाइम रिवीजन हो रही है। तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इंशाल्लाह, इतनी एफर्ट कर रहे हो। तो इसके बाद फिर हम मार्च में हमारी थीम होगी कि सेम यही कोर्स को दोबारा ड्रिल करें, बट विद डिफरेंट सिनेरियोज बाय एडिंग स्लाइटली मोर ट्विस्ट, क्योंकि ये लेवल 2 हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर लेंगे, जैसे एनीमिया के साथ हाइपरटेंशन डाल देंगे, ताकि आप लोग थोड़े से और एडवांस लेवल पे काम करने लायक हो जाओ। क्योंकि अब क्लिनिकल शॉर्ट केसेज है, रियल एग्जामिनर है, रियल पेशेंट्स हैं, तो जरूरी नहीं है जिस पेशेंट को डायबिटीज है तो उसको एनीमिया ना हो। ठीक है। या उसको प्रीटर्म लेबर ना हो, या जरूरी नहीं है जिसको जो है एक पेशेंट को प्रोलैप्स है तो उसको डीबी ना हो, या उसको जो है डायबिटीज ना हो। तो हाउ टू प्ले विद डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन या मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन, वो हम पे लेवल 2 या मार्च में करेंगे। ठीक है। तो ये अगेन थीम हमारी, ये सिलेबस आउटलाइन तो हम चेंज नहीं कर सकते कि ये तो सेम ही रहेगी, बट वी कैन चेंज द सिनेरियोज। बट जो थीम है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड होगी। जैसे हम मजीद बातें करेंगे कि हाउ टू मैनेज, जैसे ओवेरियन कैंसर की मैनेजमेंट पे ज्यादा बातें होंगी, क्योंकि हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन पे तो हम फैब में काफी काम कर चुके होंगे। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट पे ही होंगी, और इस अब फैब में मैनेजमेंट पे नहीं होंगी, होंगे सारे ही, लेकिन स्लाइटली वी विल बी मोर prepared our slides, our PowerPoints on management. ठीक है। और PowerPoints आप देख रहे हैं कितनी एफर्ट कर रहे हैं सारे mentors, and nobody is going to give you that much detail through PowerPoints के elaborate हो जाए। Currently in Pakistan nobody can add that much passion in learning. Okay, ये MRCG1 का कौन सा? No, this is not for MRCG, Munazza.
This is for FCPS Part 2 MCPS and for MS2 examinations. Who has given you that link? From where you have taken the link? Tell me. Right, it was yesterday. अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे अभी सेंड किया है, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया प्रीमियम कोर्स फॉर MRCOG1 मेड होम लर्निंग, तो उन्होंने मुझे ये सेंड किया है। ओके, अच्छा सॉरी यार, वो मेरी कोऑर्डिनेटर नहीं है, उसने हर जगह डाल दिया। ये ओरिएंटेशन सेशन है तो उसने हर फ्री ग्रुप में डाल दिया। नो वरीज, यू कैन गो इजीली टेक अपने मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए थी। अच्छा ठीक। ओह नो वरीज, नो वरीज, शी विल गिव यू। जिन्होंने लिंक भेजा उनसे बात करें, ठीक है? मैं जरा उनसे पूछती हूँ। ओके ओके, सॉरी फॉर योर टाइम। ओके चलें, चलो तुम लोगों ने सबने MRCOG1 करना है तो कर लो, क्योंकि पता है क्या होगा बाद में बताऊंगी, वरना तुम लोगों ने पढ़ना ही नहीं। बाद में बताती हूँ, एक थोड़ी सैड न्यूज है। चलो व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद प्रैक्टिस करनी है भाई। मार्च के बाद हमारे एडवांस लेवल के कोर्सेज नहीं होंगे अगेन, वो हम दोबारा से रिपीट करेंगे, रिफ्रेशर कोर्सेज। और अगेन दोबारा से जो लोग खुदा ना खास्ता रह जाएंगे उनके साथ फिर लग जाएंगे, या अभी जो थ्योरी के बाद बच्चे आएंगे उनके साथ फिर, ठीक है? तो मल्टीपल कोर्सेज मेडहोम के प्लेटफॉर्म से जो है कंटिन्यू रहते हैं। आपने डिसाइड करना है कि कौन सा टाइम डेट मंथ आपको सूट करता है, व्हेन इज योर एग्जाम। तो दिस इज बेस्ट इफ यू आर रिपीटर, तो 5 मार्च सेशन इज बेस्ट फॉर यू बिकॉज आपका एग्जाम अप्रैल में है, तो immediately before your exam you are preparing. This is good. If any question you people can ask regarding the planner. Yes. मैडम सैड न्यूज बता दे। सैड न्यूज तुम्हें ये बताएंगे जिनका भी कॉन्वोकेशन था ना, अभी तस्वीरें लगा रहे थे। अब उनको पूछो कहाँ काम कर रहे हैं, किसको मिली है स्टारशिप और कंसल्टेंसी इन पाकिस्तान, पूछो जरा इनसे। हाँ बताओ। हुमा, मैं भी बताओ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? आप लोग बाकी सब ठीक है? अच्छा, सैड न्यूज बस यही है कि हाल कोई नहीं है। तो मुझे लगता है मैंने 500 अनएम्प्लॉयड बंदे जो है ना कंसल्टेंट ग्रुप में ऐड कर लिए हैं लिटरली। यस मैडम, दिस इज राइट। मतलब बहुत बहुत बुरा हाल है, और बड़े शहरों में तो बहुत ही बुरा हाल है। अब लाइक मैं फैसलाबाद मैं भी बुरी खबर बातें ना, तो उन्होंने पढ़ना ही नहीं। नहीं, लेकिन जिसके पास अपॉर्चुनिटी हो, जिसके लिए इजी हो जाना, बाहर मूव करना, तो बेस्ट है। आप लोग MRCOG दो, OET दो, और आप लोग मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप लोग कर सकते हैं तो बेस्ट है कि आप लोग बंदा बाहर चला जाए। हाँ मैं भी, पता है क्या, ये तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहेंगे, जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, या जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, जैसे मेरा नहीं है। मुझे मिली भी, मैंने कहीं भी नहीं की। तो ओवरऑल देखे ना, पाकिस्तान में सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, इंजीनियर्स के लिए थोड़ी, आपको पता है ज्यादा इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया है, जॉब और पॉलिटिकल जो नोटंकियां चल रही हैं आजकल, मैं क्या बताऊं। जी अभी तो फिर बेहतर है कि आप लोग ना बैक एंड पे कोई इंटरनेशनल एग्जाम भी साथ तैयार करें। गॉड फॉरबिडन इन एनी सिचुएशन इफ यू हैव टू मूव फ्रॉम इन अ डिफरेंट कंट्री, आपके पास कोई ऐसी डिग्री हो जो वैलिड हो बाहर के लिए। फॉर्चुनेटली क्या बोलूँ, अनफॉर्चुनेटली बोलना चाहिए, FCPS or MCPS is not recognized by European countries, but they recognize is MRCOG। तो आप लोग इतनी एफर्ट खवारी करते हो, अपनी ट्रेनिंग करते हो, और ये सिलेबस कंपाइल करते हो, उसके साथ आप आराम से कर सकते हो MRCOG। वही GTG है, वही नाइस है, वही 4 ईयर की ट्रेनिंग चाहिए। तो मुझे ये लगता है करेंटली कि FCPS इज अनप्रेडिक्टेबल बट RCOG इज नॉट अनप्रेडिक्टेबल। एग्जाम भी इजी है और जॉब भी इजी है। जी मैडम, वन तो बहुत मतलब वन इजी था। मैंने 2018 में दिया था, तब तो इतना ट्रेंड भी नहीं था, तो सही था पेपर।
मतलब इतना मुझे टफ नहीं लगा था, अभी अच्छा तुम्हें पेपर था। मैविश तुम्हें पता है अभी करंटली अभी ये जो जी जी आई थिंक 2-3 सालों से पाकिस्तान में ये सिचुएशन आई है ना, उससे पहले तो नहीं थी। जी अभी जी प्लैब 2 के जो हाई अचीवर्स है ना, और जो जो मैक्सिमम लोग हैं जिन्होंने प्लैब 2 पास किया, तो बताओ जी कौन से जी। कंट्री से हो सकते हैं? छोटा सा धुंधला सा पाकिस्तान। हमारा मुल्क है, पाकिस्तान से। हाँ जी। तो ये क्यों- डॉक्टर क्या रहना ही नहीं चाहते। मैडम हाल ही बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। मतलब आप समझ नहीं आती कि क्या करना है। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारा ये हाल है, हमारी जॉब रेशो बाकी लोगों से ज्यादा है। बाकी तो बहुत ही बुरा हाल है, जॉबलेस है सारे। तो चले, मैं हमको डिसअपॉइंट नहीं करते, जॉब की जरूरत भी नहीं है। इफ यू आर गुड इन योर स्किल्स यू कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल। गुड थिंग इज दैट इन यस। गायनी ओबीजी। और उससे भी अच्छी चीज ये है कि जब आप एफसीपीएस या एमसीपीएस जैसे अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट एग्जाम आप पास कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो आरसीयू जो जैसे प्रिडिक्टेबल एंड स्टैंडर्डाइज एग्जाम तो पास करना चुटकी का खेल है। बिल्कुल आपको श्योरिटी तो होती है, जो गाइडलाइन पढ़ रहे हो उसी में से आएगा। यस मैडम, उनका बड़ा अच्छा सिलेबस होता है। उन्होंने अपनी साइट पे सारी रेशो दी हुई है, 60% इसमें से आना है, 40% इसमें से आना है, और वो वाकई ही इसी तरह आता आता है है, डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे ही हाँ जी। आता है। बस जी मुझे क्या होता है, व्हाट आई कम टू नो कि मुझे लगता है एक पूरा पेपर पूरा लेबर का है, दूसरी अटेम्प्ट मुझे लगता है पूरा का पूरा पेपर ऑन्कोलॉजी से आया है, तीसरी अटेम्प्ट में जब मैं पास पेपर्स कंपाइल करती हूँ मुझे लगता है सारा इन्फेक्शन से आया है, कोई ना हम्म। स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं है। जी जी। चले 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 ठीक है यार, इनको मजीद बातें बाद में ही करते हैं। मेरे पास 30 मिनट है, उसके बाद आई थिंक तुम लोगों के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे जी जल्दी से मेरा। हाँ वाइंड अप जी। करती हूँ। चले, जी। तो इनफर्टिलिटी पे मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी बेसिक अप्रोच बता रही हूँ। आई नो यू पीपल नो बेटर देन मी, आई नो, ठीक है, बट दिस इज जस्ट एन ओरिएंटेशन सेशन, तो प्रोबेबली जो बाकी लोग हैं जो उनको बाद में सुनेंगे उनके लिए ये चीजें मे बी न्यू, तो आई एम जस्ट इलेबोरेटिंग इट फॉर न्यू पीपल, नॉट फॉर यू, आई नो यू नो दिस। चलें, इनफर्टिलिटी की जो अप्रोच है, अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेफिनेशन। और आई एम वेरी अमेज्ड कि मेरे एक दो बच्चे जो थे, ऑब्वियसली मैंने ही पढ़ाया था, और दे टोल्ड मी कि मैडम इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन पूछी, यहीं फंस गए। जो मैरिड फॉर होता है ना, वो उस जैसे मैं कहूँ मैरिड फॉर 2 years, तो इनफर्टिलिटी 2 years की नहीं है। इनफर्टिलिटी तब की है जब से इन्होंने अनप्रोटेक्टिव क्वाइटस शुरू किया, एंड इट और सिंस ऑनसेट टिल फर्दर 12 months दे कैन नॉट कंसीव, तो फिर इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन बनेगी। मैरिड फॉर 10 years है, बट दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, हस्बैंड इज अब्रॉड एंड ओकेजनली ही कम्स, हाउ यू कैन से इट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी भी नहीं कहना चाहिए, सब फर्टिलिटी इज बेटर टर्म, तो इट्स नॉट सब फर्टिलिटी, ठीक है। तो अगर इट इज 1 year or 12 months unprotected sexual intercourse, then it is infertility. ठीक है। और अगर जैसे अगर IUI पे कंसीव कर रहे हैं, ये हमारे लिए तो नहीं है, लेकिन चूंकि गाइडलाइन में लिखा हुआ है ऐसे कि डोनर एग्जामिनेशन हो रही है, बिकॉज शादी जो है वो सेम जेंडर में हो गई है, ठीक है। तो फिर उसमें अगर आपने 6 दफा अटेम्प्ट किया IUI एंड यू कैन नॉट कंसीव, देन इनफर्टिलिटी का वर्कअप शुरू होगा, ठीक है। ओके, तो 1 year OPC, 6 IUIs, नो कंसेप्शन, बुला लें फिर असेस करें, ठीक है। असेसमेंट किससे होगी? हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन दोनों से, ठीक है। ये नहीं कि हिस्ट्री ले ली ठीक है सब कुछ चले जाओ, यू आर बाउंड टू चेक द ओव्यूलेशन एंड यू आर बाउंड टू सी द सीमन रिपोर्ट। होइवर एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, जैसे पेशेंट की एज ज्यादा है, 35 से ज्यादा, 36 है, तो उसे पहले से ही पता है मुझे तो लाइक इंडोमेट्रियोसिस है, PCO है, मेरी तो ओवुलेशन डॉक्यूमेंटेड है, उसको पता है मुझे ऑर्गेनिक कोई डिजीज है, इनमें आप अर्ली करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज द एज इज मोर देन 35, तो फिर आपने कट ऑफ जो सी है वो 12 months नहीं करना, 6 months करना है। नो प्रेगनेंसी, इन्वेस्टिगेट।
इन्वेस्टिगेशन पे अगर नॉर्मल है तो अगेन शी विल वेट फॉर अनदर 6 मंथ। अब 12 मंथ्स हो चुके हैं, फिर IVF की कैंडिडेट है, ठीक है। इनफर्टिलिटी के लिए जो गाइडलाइन है वो नाइस की अच्छे हैं, बहुत सारे टॉक आर्टिकल हैं, जब नाइस है तो बस सारे नाइस ही करेंगे ना हम लोग। अगर मेल इनफर्टिलिटी के लिए हमने टॉक आर्टिकल पढ़ना होता है, और इनफर्टिलिटी के लिए बेहतर है कि अप टू डेट रहें, ये ना करें कि हाँ वो बुक्स जो कि 2017 के बाद अपडेट ही नहीं हुई, जैसे डी-वर्स्ट है या IBM है, उसको पे ना करें, ठीक है। चलें तो 36 year old, UPSI 6 months, no pregnancy, investigate. If investigation normal, then you will wait for another 6 months. And if after 6 months she cannot conceive, उसके आपने ऑप्शन किसकी देनी है? 36 पे IVF की ऑप्शन देनी है, एक्सपेक्टेंट की नहीं देनी। ऑलरेडी FSH is डिक्लाइनिंग फास्टली आफ्टर 35। चलें अब यहाँ आ जाएं। ठीक है, तो अगर पेशेंट की कोई नॉन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर नहीं है जो इनफर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, जैसे कीमो, रेडियो या एज, ठीक है, और इट हैज बीन 1 year and they are practicing unprotective intercourse and they cannot conceive, you will take history, ठीक है, and you will investigate. बेसिक इन्वेस्टिगेशन करनी है ओव्यूलेशन की और हस्बैंड के पैरामीटर्स की। अगर बेसिक इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, मतलब ओव्यूलेशन हो रही है, ठीक है, और हस्बैंड सीमेन पैरामीटर्स भी ठीक है, तो फिर आपने एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट अनदर 1 year करनी है। अनदर 1 year से मुराद है पहले भी 1 साल वेट किया, अब 1 साल हो गया दूसरा, तो अब कितने हो गए? 2 साल हो गए, ठीक है। अब 2 साल में फिर कंसीव नहीं किया इसने, फिर क्या करना है? फिर इन्वेस्टिगेट करें, दोबारा इन्वेस्टिगेट करें, दोबारा चेक करें ओव्यूलेशन एंड सीमन। अगर अगेन नॉर्मल देन IVF, ठीक है। तो ये आपके चेक्स हैं इनफर्टिलिटी पे इंटरवेंशन करने के। फिर काजेस आपको पता है, जस्ट मैं रिपीट कर रही हूँ कि अनएक्सप्लेन 25 है, ओवुलेटरी 25 है, ट्यूबल 20 है, मेल फैक्टर 30 है, मैक्सिमम मेल फैक्टर हो गया। अर्लियर इट वाज ओवुलेटरी या प्राइमरी सबफर्टिलिटी में ओवुलेटरी था। यूट्राइन और पेरिटोनियल में 10% है, इसका मतलब एंडोमेट्रियोसिस 10% है, ठीक है। और जो मेल फीमेल टुगेदर है ये 40% है। तो मैक्सिमम क्या हो गया? मेल फीमेल टुगेदर, देन मेल ओनली 30, ठीक है। आफ्टर दिस ओवुलेटरी 25 and unexplained 25, then tubal damage 20, then peritoneal 10। इसी तरह याद करना है। इनफर्टिलिटी का जो एक मैं आपकी ना बाउंड्री सेट कर रही हूँ, जब आपने पेशेंट से हिस्ट्री ली है, आपको पता चला है कि शी कैन नॉट कंसीव, शी इज ट्राइंग टू फॉर कंसेप्शन, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इफ शी हैज नॉट कंसीव अर्लियर, प्राइमरी रीजन है, तो इट कैन बी PCO, इट कैन बी थायराइड, इट कैन बी प्रोलैक्टिन, ठीक है, इट कैन बी एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस भी प्राइमरी सबफर्टिलिटी कराता है, ठीक है, एंड इट कैन बी मेल फैक्टर, ये भी प्राइमरी कराएगा। एंड लास्ट में इट कुड बी अ ट्यूबल, क्योंकि पेशेंट की जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है वो ये है कि शी हैज नेवर कंसीव्ड अर्लियर, तो इसलिए ट्यूबल फैक्टर सबसे एंड पे आ जाएगा, क्योंकि ट्यूबल फैक्टर यूजुअली कम्स विद सेकेंडरी सबफर्टिलिटी। तो आपने अपनी जो फाइल्स बनानी है, अपनी जो बुक्स बनानी है, उसमें आपने लिखना है कि हिस्ट्री के लिए PCO के लिए क्या चेक्स हैं, क्या कनेक्शंस हैं। PCO वाली शुरू से ही रेगुलर साइकिल है, हिस्टोटिज्म है ना, वेट गेन है, डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री है, समझ आ गई कहाँ हम जा रहे हैं। हमारा आराम से स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये स्टेप 1 कंप्लीट करना है, इवन देन यू विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस अबाउट क्वाइटस, अबाउट मेल, about secondary subfertility, लेकिन you will focus more on PCO and PCO related complications अगर आपको connections मिल जाते हैं। एग्जाम पॉइंट्स में जरूर देखेंगे आप कि हिस्टोटिज्म की स्कोरिंग करनी होती है। एग्जामिनर कैन आस्क सेपरेटली हाउ यू विल स्कोर मॉडिफाइड फेरमैन गैल्वे और या क्लासिकल, और फिर आपने PCO की रेलेवेंट टू इनफर्टिलिटी जो स्पेसिफिक प्रोफाइल है इन्वेस्टिगेशन की, वो आपको आनी चाहिए विद जस्टिफिकेशन, और फिर आपको PCO की ट्रीटमेंट आउटलाइन आनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1 पे जैसे है तो ओवुलेशन इंडक्शन, नंबर 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, बट हाउ 1 पे CC के साथ, 2 पे गोनेडोट्रोपिन के साथ, और 3 पे IVF के साथ, ठीक है। 2 में गोनेडोट्रोपिन ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ओवेरियन ड्रिलिंग मैम। हाँ, ओवेरियन ड्रिलिंग। ओके चलो, तो 1 पे जो है CC, अब मेटफॉर्मिन ऐड तब करेंगे ना जब मोटी है, वरना तो CC के साथ मेटफॉर्मिन नहीं आएगी।
2 में गोनाडोट्रोपिन या ओवेरियन ड्रिलिंग, एंड 3 में आईवीएफ। 4th में अगर आप कहें तो अडॉप्शन है, बट दिस इज नॉट मैनेजमेंट, ये तो लास्ट रिजोर्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड अगर थायराइड में रीजन ये नहीं है आप इंडक्शन करते हैं, आपने तो थायराइड को सही करना है। हाइपर है तो एंटी थायराइड देके सही करना है, हाइपो है तो थायरोक्सिन देके सही करना है। ठीक है, लेकिन थायराइड में एक और भी मुसीबत है, वो कौन बताएगा? वो प्राइमरी सबफर्टिलिटी के साथ नहीं आती, वो सेकेंडरी सबफर्टिलिटी के साथ यूजुअली आती है। नहीं आती, वो प्राइमरी के साथ ही है, सॉरी, लेट मी टू सेड इट अगेन। वो इनफर्टिलिटी के साथ नहीं आती, वो किसके साथ आती है? तीसरी वाली मुसीबत, प्रोलैक्टिन, बच्चा उसमें भी नहीं प्रोलैक्टिनीमिया। होता। नहीं, लेट मी टू रीड इट अगेन। थायराइड ओव्यूलेटेड डिसऑर्डर करेगा ना, ओव्यूलेशन नहीं होती। ठीक है, पेशेंट कंसीव ही नहीं करती, लेकिन थायराइड में एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें कंसीव करती है, यूपीटी पॉजिटिव होता है, बट बच्चा फिर भी नहीं होता, बायोकेमिकल लॉसेस या अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं। वो बताएं व्हाट इज द रीजन, उसमें क्या करना है और उसमें कौन सा टेस्ट करते हैं? क्योंकि डॉक्टर हिरा उसमें बीटा एचसीजी का जो अल्फा कंपोनेंट होता है वो सिमिलर होता है विद टीएसएच। नो, देखो कंसेप्शन होती है, ओव्यूलेशन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट इम्प्लांट नहीं होता। टीपीओ एंटीबॉडीज, एक्सीलेंट। जो पेशेंट आएगी ना रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के साथ, इस पर टॉक आर्टिकल आ गया कॉलेज का अपना, बताएंगे बाद में। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज कराती हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस। एंटीबॉडी को ठीक कैसे करते हैं? कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी? दोनों तरह की होती हैं। हो सकती हैं, दोनों तरह की हो सकती हैं, बट यूजुअली स्टिमुलेटरी ज्यादा देखी गई है। ठीक है, तो इसमें काफी डेवलपमेंट हो रही है रिसेंटली। इट कैन कम एज अ रिसेंट एडवांस। जब आपके क्लिनिकल शॉर्ट केसेस होते हैं उसमें कुछ नंबर होते हैं जो गोल्ड मेडल वालों के होते हैं, तब ये क्वेश्चन आपने बताना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि अभी मेरा जो अप्रोच, जो आपसे आज कमिटमेंट है वो बेसिक अप्रोच पे है, लेकिन मैं आपको यहाँ छोड़ रही हूँ ताकि आप में तशनगी पैदा हो और आप इसको कंप्लीट करें कि अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस थायराइड की वजह से हो रहे हैं तो कौन सी एंटीबॉडी करानी है और उसका लेवल कितना होगा, और एंटीबॉडी पिक हो भी गई तो ट्रीटमेंट कैसे करनी है, और ट्रीटमेंट अगर कर भी दी तो सक्सेस रेट कितना है। ठीक है, तो दिस कैन बी अ गुड होमवर्क। ठीक है, और ये जिसने फिर गोल्ड मेडल लेना है वो बताएगा। मोहतर तुम बताओगी? डॉक्टर एफसीपीएस के एग्जाम में भी गोल्ड मेडल मिलता है। थायराइड पेरोक्सिडेज की आप बात कर रही हैं? चले मोहतर, मैं एंटीबॉडीज की बात कर रही हूँ। थायराइड में वो कौन सी एंटीबॉडीज हैं जिनसे रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस होता है? डॉक्टर हिरा, इज इट पेरोक्सिडेज, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज? लेकिन मैंने ऐसे होमवर्क बोला है, तो मजीद आपने सारे आंसर्स करने हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, कौन से मॉड्यूलेटर्स देने हैं, इम्यूनिटी को सप्रेस करना है ना? यस। तो और फिर सक्सेस कितना है? ठीक है, हाँ गोल्ड मेडल मिलता है, एफसीपीएस में मिलता है। आपने पार्ट 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, आईएमएम फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, एफसीपीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, और इन तीनों अटेम्प्ट्स में यू शुड स्कोर मोर देन 70%। आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने एक फ्लायर लगाया था गोल्ड मेडल का, आपसे पिछले से पिछले बैच में मेरी कैंडिडेट थी डॉक्टर मुनज़्ज़ा नासिर। वो नाराज हो गई, मैंने उनका नाम यासिर लिख दिया, वो कहती मैं नासिर हूँ। तो शी वॉन दिस and she is with us in our consultant group as well, and she was with me from IMM and she has won this. इसके अलावा आपकी एक मेंटोर भी गोल्ड मेडलिस्ट है, बताएं कौन सी? आप खुद डॉक्टर तैयबा? हाँ नहीं, मुझे नहीं मिला कभी जिंदगी में कोई नहीं मिला। डॉक्टर तैयबा? हाँ, शी इज आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट। चलें, और तीसरी हमारे पास फ्यूचर की गोल्ड मेडलिस्ट है डॉक्टर मोहतर। शी इज विद मी इन MRCG 1 currently, but I believe she will inshallah. Thank you डॉक्टर। Let's send her good vibes. चलें, तो प्रोलैक्टिन में क्या करना होता है? प्रोलैक्टिन में देखिए हिस्ट्री स्पेसिफिक पॉइंट, प्रोलैक्टिन में सिर्फ ये नहीं कि पिट्यूटरी ट्यूमर है, it could be drugs, it comes with thyroid, most commonly it comes with thyroid, hypothyroidism के साथ आता है। तो इसमें प्रोलैक्टिन को ट्रीट नहीं करना है, इसमें थायराइड को ही ट्रीट करना है। प्रोलैक्टिन ने खुद ब खुद ठीक हो जाना है। इफ इट इज कमिंग विद पीसीओ, ठीक पीसीओ को करना है,
प्रोलैक्टिन ने खुद ब खुद ठीक हो जाना है. अगर if it is due to some drugs, if it is due to some drugs and you cannot switch off those drugs, then what you will do? अगर एक patient साइकेट्रिक पेशेंट है, शी इज टेकिंग एंटी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या एंटीडिप्रेसेंट्स, कैन यू से दैट बंद कर दो? नो मैम. विल एड्रेस प्रोलैक्टिन. मैम लो डोज COCPs देंगे इस पेशेंट को. फिर वो कंसेप्शन तो फिर भी ना होगी. लोएस्ट पॉसिबल डोज देंगे. नहीं, जहां उसको भेज दो ना, रेफर कर दो. सारा काम खुद करना है. The best answer is I will involve, multidisciplinary, and we will, negotiate on available anti-psychiatric medications along with psychiatrists, which can maximum affect prolactin. But you are not going to do it alone. ठीक है? बंद बिल्कुल भी नहीं करनी. आप बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, वो मर जाएगी, सुसाइड कर लेगी. इनफर्टिलिटी से तुम नहीं मरी, इन मेडिकेशन से बंद करने से मर जाएगी. और ये कुछ वाकयात इंसिडेंट्स हुए हैं. ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ पंगा नहीं लेना है इसमें. अगर एंटीसाइकेट्रिक कोई ड्रग पे थी और आपने प्रोलैक्टिन देखा वो ज्यादा था, आपने ड्रग बंद कर दी. कुछ ड्रग्स बंद नहीं करनी होती. चलें, अगर प्रोलैक्टिन ड्रग्स की वजह से थी तो द मेन इशू इज नॉट प्रोलैक्टिन, इट इज ड्रग. हाउएवर, अगर इफ इट इज ड्यू टू ट्यूमर, देन व्हाट? फिर क्या करें? फिर सप्रेशन करवाएंगे. मेडिकेशन करनी है, ट्यूमर नहीं निकालना. ट्यूमर हम अक्यूट प्रेशर सिम्टम्स में निकालते हैं. ठीक है, जैसे बिल्कुल एकदम से. हाँ, एक्सीलेंट. तो जब प्रोलैक्टिन इंशाल्लाह करोगे तो फिर इन चीजों को जरूर देखना है. तो ये मैनेजमेंट में चैलेंजेस आएंगे आपको, हिस्ट्री में नहीं आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री में तो पता चल जाएगा आराम से. पीसीओ के साथ आई है, थायराइड के साथ आई है, दवाइयां खा रही है, प्रोलैक्टिन ज्यादा है इसलिए ओव्यूलेशन नहीं हो रही और इसलिए इसका प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा है, तो सबको पता चल जाएगा. इन्वेस्टिगेशन तक तो आराम से आ जाओगे, फंसोगे तो जाके मैनेजमेंट में. चलें, फिर अगर इनफर्टिलिटी विद टीबी और पीआईडी है तो इसमें आपने क्या करना है? ट्यूबल फैक्टर होता है. द बेस्ट चॉइस इज दैट इफ ट्यूब्स आर क्लोज, आप ट्यूबोप्लास्टी ना करें. ठीक है, डिजीज अगर एक्टिव है तो एक्टिव ट्रीटमेंट करें इन्फेक्शन की, या एटीटी के लिए टीबी के लिए कीमोथेरेपी दें. रिकॉल हर व्हेन डिजीज विल सप्रेस. व्हेन द डिजीज विल सप्रेस इन ऑप्टिमाइज्ड फेज, देन अलाउ द कंसेप्शन. ये नहीं है कि एक्टिव टीबी भी चल रहा है और तुम कह रहे हो ट्यूब्स बंद हैं तो फिर साथ में उसको आईवीएफ भी चल रहा है. डोंट डू दिस. ठीक है. अच्छा, फिर इनफर्टिलिटी विद एंडोमेट्रियोसिस है. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट है. इसमें आपने क्या करना है? हिस्ट्री बड़ी टिपिकल होती है. पेन होता है, पेन भी विद क्रॉनिक पेल्विक पेन, जो कि मोर होता है एडवांसिंग ऑफ साइकिल के लास्ट डेज में, या कोई एडिरेक्सल आपको फुलनेस मिल जाएगी. एंडोमेट्रियोसिस पिक हो जाता है. नहीं भी पिक होता है, व्हेन यू आर इन्वेस्टिगेटिंग इट, आपने जब करवाई लैप्रो तो उसमें नजर आ जाएगा. तो बचता नहीं है, पकड़ा कर जाता है एंडोमेट्रियोसिस. तो इसकी ट्रीटमेंट स्टेज वाइज है, 1 2 3 4. 1 2 में एडिजियोलाइसिस करनी है, ट्यूब्स ओपन है तो. ठीक है, एडिजियोलाइसिस कर देनी है, एनाटॉमी रिस्टोर करनी है, कंफर्म करना है ओव्यूलेशन, एवरीथिंग इज ओके. शी कैन कंसीव बाय हर ओन, या आप उसको हेल्प आउट कर सकते हो बिफोर रिकरेंस. के रिकरेंस भी तो अर्ली होती है ना, ये ना हो कि एक्सपेक्टेंट में डाल दें 6 महीने में रिकरेंस हो जाए. तो जैसे ही ट्रीट किया, एडिजियोलाइसिस की, उसको डाल दें इंडक्शन पे. पेन ज्यादा है तो आईयूआई पे डाल दें. बट स्टेज 3 और 4 में दिस इज आईवीएफ. ठीक है, वेदर ट्यूब्स ओपन और क्लोज. अब क्लिनिकल शॉर्ट केसेस में एग्जामिनर डिफरेंट तरीके से होते हैं, मैं आपको बताती हूँ. तो आपने जो प्लान ए है वो चेंज नहीं करना, जो एविडेंस बेस्ड है वो 3 और 4 में आईवीएफ ही है. बट इफ दे आर गिविंग यू ट्यूब्स आर ओपन and patient cannot afford IVF, then this is a plan B, कि you will manage the patient like stage 1 or 2, but the success rate will be compromised. ठीक है. मेल फैक्टर पे आ जाएं. तो मेल फैक्टर में आपकी जो हिस्ट्री है वो मेल तो नहीं आएगा. पेशेंट बताएगी कि इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं, या पोटेंसी के इश्यूज हैं या नहीं हैं, या पेशेंट हस्बैंड इज टेकिंग सर्टेन ड्रग्स या कोई सर्जरी हुई है. ठीक है, तो वहां से आपको हिंट मिल जाएगा. देन यू विल इन्वॉल्व अगेन MDT and urologist will examine the male partner, but you must know कि urologist ने male partner में देखना क्या है. Testicular volume देखना है, वास फील करनी है, overall assessment देखनी है, secondary sexual features देखने हैं. ठीक है, and then you both along with urologist, and अगर ये reason obstruction का है तो along with urologist
अगर ये रीजन नॉन ऑब्स्ट्रक्शन का है तो अलॉन्ग विद एंड्रोलॉजिस्ट, जो एंडोक्राइन स्पेसिफिकली जो इनफर्टिलिटी में एंडोक्राइन में एक्सपर्ट्स होते हैं एंड ये आईवीएफ सेंटर्स में होते हैं, उनके साथ फिर डिस्कस करेंगे कि यहाँ एफएसएच ज्यादा है तो कैरियोटाइपिंग बनती है, क्या बनता है, कैसे मैनेज करना है, ठीक है, डोनर इसके अपने स्पर्म्स यूज होंगे या डोनर पे जाना है। तो दिस इज जस्ट अगेन एमडीटी अप्रोच, अलोन यू कैन नॉट ट्रीट इट। बट एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है कि चले करना क्या है, आपने बोल तो दिया टीम अप्रोच है, बट अगर आपसे पूछता है कि होता क्या है यूजुअली इन केसेस में, तो यू मस्ट नो द पाथवे क्लियरली कि स्पर्मियोजेनेसिस इश्यूज कहाँ है, स्पर्मेटोजेनेसिस इश्यूज कहाँ हैं, ठीक है। पहली इन्वेस्टिगेशन काउंट कम होती है तो कौन सी करवानी है, वॉल्यूम कम होता है तो कौन सी करानी है, मॉर्फोलॉजी खराब है तो कहाँ जाना है, एग्जामिन कर रहा है यूरोलॉजिस्ट पेशेंट को तो वो क्या देख रहा है, व्हाट आर नॉर्मल टेस्टिकुलर वॉल्यूम एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अगर एफएसएच ज्यादा है या टेस्टिकुलर फेलियर है तो इसकी स्टेप वाइज अप्रोच क्या होगी। और ब्रोमोक्रिप्टिन कतअन रिकमेंडेड नहीं है। अगर किसी एग्जामिनर ने पूछ लिया ब्रोमोक्रिप्टिन कहाँ यूज होती है तो आप बोल दें कि ठीक है हाइपोगोनेट्रोपिक हाइपोगोनेटिज्म में यूज होती है बट एविडेंस बेस नहीं है, मूव ऑन, ठीक है। तो ये बड़ा सर्कुलेट कर रहा है क्वेश्चन कि ब्रोमोक्रिप्टिन दें दें दें। आपने अपनी बेसिक से नहीं हटना, प्लान ए से नहीं हटना, ठीक है। फिर प्राइमरी फर्टिलिटी के डीडीज आप सबको बता दिए, हमने डिस्कस भी किया, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। फीमेल में स्पेसिफिकली थायराइड हो सकता है, पीसीओ, प्रोलैक्टिन। डॉक्टर उसमें क्लोमोफिन सिट्रेट भी तो देते हैं ना हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म में, मेल इनफर्टिलिटी। देने को कुछ भी दे दें लेकिन प्रॉब्लम गोनेडोट्रोफिन में है ना, तो गोनेडोट्रोफिन देनी है, एचएमजी देना है, एफएसएच देना है, ये प्लान ए है ना। जी चलो तो अभी ये केस तो खैर में, मेरे पास कितना टाइम है, मैं भी, मेरे पास कितना टाइम है, हाँ डॉक्टर हिना 5 मिनट्स। ओके मैं तो नहीं नहीं, आप ले लें आराम से, कोई मसला नहीं है। हाँ जी। नहीं यार मेरी तो नमाज भी चली गई। चलो मैं क्या करती हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं डॉक्टर, मैं विश ले लें अपने केसेस एंड पे मैं आके इसको कर दूं वाइंड अप, या मैं भी कर दूं वाइंड अप, व्हाट यू पीपल वांट। मैम मैं अभी विश करवा मैं, डॉक्टर आप नमाज वगैरह पढ़ें, डॉक्टर महविश ले लेंगी। हाँ सही है, सही कह रहे हो। मैं विश तुम पीसीओ पढ़ाओ, इनकी थोड़ी बेसिक डेवलप होगी ना तो फिर मैं एंड पे जी कर लूंगी। मैंने आज प्लान जी किया है जी। हाउ टू प्रोसीड पीसीओ थायराइड एंड मेल फैक्टर, ठीक है, लेकिन ये तो ओके टीचिंग मैडम। सेशन हो जाएगा ना, आपने तो इनसे निकलवाना है, दे विल परफॉर्म इट, ठीक है ठीक है। मैडम, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ ओके। इनकी परफॉर्मेंस ना कॉम्प्रोमाइज हो प्लीज। मेरा हर सेशन जाकर टीचिंग सेशन में एंड हो जाता है। अच्छी बात है आप सीख रहे हो लेकिन एग्जाम में आपने परफॉर्म करना है। जो फैब और मार्च के सेशंस हैं मैं बड़ी इन पे स्ट्रिक्ट हूँ, मैंने अपनी टीम से भी बात की है कि वी आर नॉट गोइंग टू टीच, वी विल प्रोवाइड यू दी स्लाइड्स, यू कैन रीड इट योरसेल्फ, बट जो मेन हीरो है ना इन सेशन के वो आप हैं, यू हैव टू परफॉर्म, ठीक है। आप अच्छा बोलोगे गंदा बोलोगे बट आपने ही बोलना है। अच्छा बोलोगे तो मजीद निखर जाएगा, गंदा बोलोगे तो सीख लोगे, बट बोलना जरूर है, अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। दिस इज डॉक्टर प्रैक्टिस हिरा टाइम। को होस्ट बनाना है आपने अभी मुझे। ओके 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 मैं बनाती हूँ। हम्म। Sarish, now you can share. जी मैडम। स्टूडेंट्स आपको सही नजर आ रहा है?
फुल है जी डॉक्टर स्क्रीन? मनीष। बिल्कुल क्लियर है? जी अच्छा, मेरा आज आप लोगों के साथ पहला सेशन है सबके साथ, या मैंने पहले आप लोगों में से किसी के लिए है? डॉक्टर, मैं भी दिसंबर में शुरू में ली थी एमसीपीएस के साथ हाँ सेशन। ली थी फिर मैंने। ओके ओके ठीक है, क्या हाल है? सब ठीक है? स्टार्ट करें। आमना, जी 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 डॉक्टर मनीष। आपने आपने प्रेजेंट करना है? जी जी आपने कहा था ना? जी जी मैंने कहा था। डॉक्टर मैंने भी करना है अभी। आपके 3 केसेस हैं। मेरे 2 केसेस हैं, उसके बाद आप कौन हो? सिद्रा। ओके सिद्रा, ये अभी कर लेते हैं, इससे अगला आप कर लोगे, ठीक है? ठीक है।